we are going to start electrostatic potential या simply electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसे समझने के लिए हम थोड़ी सी एनालॉजी, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो लिम्स हैं, एक लिम्ब का साइज़ थोड़ा छोटा है, दूसरी साइड में जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। यू कैन सी दिस कंटेनर। अब एक साइड में लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड का लेवल ज़्यादा है और राइट लिम्ब में लिक्विड का लेवल कंपैरिजन में कम है। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे बताइए इन दोनों में से किस साइड में टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगी, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में? किस साइड में लिक्विड की अमाउंट की बात कर रहा हूँ ज़्यादा होगी? इट इज़ गोइंग टू बी राइट साइड। बट अगर मैं इस वाल्व को ओपन कर देता हूँ तो कौन सा लिक्विड फ्लो करेगा? लेफ्ट लिम्ब से लिक्विड राइट की तरफ फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों साइड्स में लेवल सेम नहीं हो जाता। मीन्स यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्वांटिटी किस तरफ है, इम्पॉर्टेंट क्या है? हाइट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरफ लिक्विड की हाइट ज़्यादा है हम कह सकते हैं कि लिक्विड हमेशा ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि देयर विल बी फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टूवर्ड्स लो पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डजेंट मैटर। देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी शायद ज़्यादा होती, अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता mgh, m इतना ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता m0gh, कंपैरिजन में करता तो हो सकता था कि ये टोटल अमाउंट ज़्यादा होती, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। द ओनली इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज हाइट। Here we can say height is the deciding factor which decides direction of flow of liquid. Similarly, अगर मैं यहाँ पर दो बॉडीज लेता हूँ, एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, दूसरी बॉडी कंपैरिजन में लो टेम्परेचर पे है, इन दोनों बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ये मैटर नहीं करता कि टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट किस तरफ ज़्यादा है। द ओनली इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज़ कि किस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर है और इधर लो टेम्परेचर है, तो ये मैटर नहीं करेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास हो सकता है कि एक छोटे से कंटेनर में वाटर भरा हो, वाटर इज़ एट 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी तरफ मेरे पास एक बहुत बड़े कंटेनर में वाटर भरा हो एट ए टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टोटल हीट को कैलकुलेट करूंगा तो शायद इसमें ज़्यादा होगी, बट अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, एक कंडक्टिंग पाथ, हीट के कंडक्शन के लिए पाथ बनाता हूँ, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मीन्स हीट के फ्लो करने को कौन डिसाइड करता है? इट इज़ टेम्परेचर। जिस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा हीट उस तरफ से दूसरी तरफ फ्लो, लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि विंड फ्लो करनी है, किसी एरिया में हाई प्रेशर है और दूसरे एरिया में प्रेशर लो है, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एयर कहाँ पे कम या ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट है हाई टू लो। जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, वो फ्लो करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर irrespective of amount of fluid present anywhere. Is that okay? So इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं? There is some physical parameter that decides direction of flow of some other parameter. ठीक है, सिमिलरली हम इसी कंसेप्ट में यहाँ पे फिट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, which decides direction of flow of charge. किसी भी नेचुरल प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज always flows from high potential to
लो पोटेंशियल। ठीक है, अभी पोटेंशियल है क्या हमने उसको डिफाइन नहीं किया, बट मेरे पास दो पोटेंशियल्स हैं। ये है पोटेंशियल 1, इसको मैं हाई मान लेता हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास है लो पोटेंशियल, से पोटेंशियल 2। ठीक है, दिस इज लो पोटेंशियल। यहाँ पर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है और इधर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है। टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज अलग अलग हो सकती है, डजंट मैटर, बट इधर पोटेंशियल हाई है, इधर पोटेंशियल लो है। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, एक कंडक्टिंग वायर लगा देता हूँ। कंडक्टिंग वायर लगाने का मतलब होगा कि चार्ज अब एक सरफेस से दूसरे सरफेस या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो कर सकता है। इस कंडीशन में चार्ज किस तरह फ्लो करेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लो पोटेंशियल। किसी भी नेचुरल प्रोसेस में ऐसा ही होता है। कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस हो, ठीक है, तो वो अलग बात है। हम एक बैटरी लगा दें, अलग बात है, बैटरी में उल्टा होता है। बट अपने आप जब चार्ज ने फ्लो करना है बिना किसी एनर्जी की कॉस्ट पे, खुद ब खुद फ्लो करना है, तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करेगा। आप लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज flows from high potential to low potential naturally. Similarly, negative charge flows from low potential to high potential। ठीक है, कुदरती तौर पर ये अपने आप लो से हाई पोटेंशियल तक फ्लो करता है। इसका ऐसा फ्लो करने का पर्पस क्या है? बेसिक लॉजिक होता है स्टेबिलिटी, बेसिक लॉजिक होता है एनर्जी को लॉस करना। नेचर की ये टेंडेंसी रहती है कि हर बॉडी अपनी एनर्जी को लॉस करके अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है और स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती है। चार्ज के केस में भी ऐसा ही होता है, जितनी पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उतना वो चार्ज या सिस्टम स्टेबल ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल को कम करने की टेंडेंसी के चक्कर में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हो। मैंने जब ये पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाई थी, तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंपेयर किया था विद फ्लोइंग वाटर। तो मैं फ्लो फील्ड भी कह सकता हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम फ्लो फील्ड भी कह सकते हैं। फील्ड जो कि फ्लो कर रहा है या वैसे बिहेव कर रहा है। अब ये जो फ्लो फील्ड है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? इट इज डिसाइडेड बाय अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फ्लो फील्ड is decided by a scalar quantity which we call as electrostatic potential या simply potential, and हम potential को डिनोट करते हैं विद सिंबल V। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास दो सरफेस हैं A एंड B, A surface is at high potential and B surface is at low potential, तो इस केस में मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगी। एक सिंपल से शब्दों में ले सकते हो कि जो प्लस क्यू चार्ज के आसपास पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, माइनस क्यू चार्ज के आसपास पोटेंशियल कम होगा। सो दिस इज़ एट हाई पोटेंशियल, ये केस हो गया, एंड दिस इज़ एट लो पोटेंशियल, ये केस हो गया। एंड हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। दिस इज़ हाउ वी डिफाइन, how we decide direction of electric field line in terms of electrostatic potential. Okay? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? ये तो मैंने कंपैरिजन किया है। मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली एक कंडीशन है जो कि डिसाइड करती है कि नेचुरली पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक फ्लो करता है।
बट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वालिफाई होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हम इसको मैथमेटिकली मेज़र कर सकें। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे मेज़र करते हैं, लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एग्जैक्ट लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in the field of a charge या a distribution of charges, या ये भी लिख सकते हो in electric field of some other charges, in electric field of other charges is defined as the amount of work done, defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point without acceleration, बिना एक्सलरेशन के चार्ज को मूव करना है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको एग्जैक्ट मैं लगातार एक्सप्लेन करता रहूँगा। यहाँ पे लास्ट में वर्ड क्या लिखा है, विदाउट एक्सलरेशन। बेसिकली इसको लिखने का पर्पज़ है, जो वर्क डन है, वर्क डन शुड नॉट बी यूज्ड अप इन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। हमने जो वर्क डन करना है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं करना, हमने वर्क डन सिर्फ किसके लिए करना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का भी हो सकता है। ठीक है, एक बार आपने डेफिनेशन लिख ली है, इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। इसको मैं समझाऊंगा एक पॉइंट चार्ज के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट है। वी हैव अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट एट ओरिजिन। इस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रखा है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और चार्ज को पकड़ के लेके आ रहे हैं। आजा भाई, हम लेके आ रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क। ठीक है, और जब हम इसको खींच के ला रहे हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उस दूसरे पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट हम इसको लेके आएंगे, और जो लेके आने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो मेरा टारगेट है एक टेस्ट चार्ज को, जिसको मैं फिलहाल प्लस क्यू नॉट मान लेता हूँ, इसको इन्फिनिटी से पकड़ के लेना, और इसकी किस्मत कहाँ तक है, इसको फाइनली ए पॉइंट तक पहुँचना है। ठीक है, ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स चार्ज, दिस चार्ज विल एक्ट एज सोर्स चार्ज, क्योंकि इस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है। हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी दूसरे चार्ज को पकड़ के लेके आ रहे हैं, बट हमें खींचते हुए इस तरफ लाते हुए ये गारंटी लेनी है कि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई तो हमारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप इसको पकड़ के ला रहे हो, आपने इसकी स्पीड लगातार बढ़ा दी, ए पॉइंट तक पहुँचे, आपने छोड़ दिया। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ एनर्जी गेन, बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, दिस पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स दिस चार्ज। सो ये कहीं और आके रुकेगा। ठीक है, वो जहाँ आपके रुकेगा उस पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होगा, बट हमें डिफाइन कहाँ पे करना था, एट पॉइंट ए। इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि हम इस चार्ज पार्टिकल को बिना एक्सेलरेशन के लेके आए।
मैं कन्वीनियंस के लिए ये मान लेता हूँ कि भैया चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यानी कि जीरो वेलोसिटी के साथ ही मैं इसको इन्फिनिटी से पकड़ के एक पॉइंट तक ला रहा हूँ। आपके मन में ये आएगा सर जीरो वेलोसिटी का क्या मतलब है? मतलब वेरी 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 स्लो स्पीड के साथ, स्लो वेलोसिटी के साथ हम इसको ला रहे हैं, इतनी स्लो है कि हम उसको जीरो मान सकते हैं। और जो भी उसकी वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो रही, उसकी किनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब आप इस आर्टिकल को ड्राइव करते हो तो आप क्या लिखते हो? लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज placed at point O. Suppose charge produces its electric field and we are bringing a unit positive charge from infinity to point A, and we will calculate electrostatic potential at point A. We will ensure that charge particle is coming from infinity to point A without any acceleration. ठीक है, अब डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि ये वर्क डन कैसे किया, कितना किया जाएगा। सॉरी, देखो बेटा, मान लो कि किसी टाइम पे ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है इट इज एट पॉइंट क्यू नॉट, ठीक है, सॉरी एट पॉइंट पी, सच दैट ये डिस्टेंस कितना है? x, सच दैट दिस डिस्टेंस इज x। अब इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, इट विल बी अवे फ्रॉम चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। हम इस चार्ज को पीछे को मूव करें इन दिस डायरेक्शन, हमने इसको थोड़ा सा मूव किया बाय स्मॉल अमाउंट dx, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इसको थोड़ा सा मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q विदाउट एनी एक्सेलरेशन। देखो, ये वर्क डन का फॉर्मूला आएगा F इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है। फोर्स लग रही है उधर को, हम लेके आ रहे हैं इधर को, और आपस में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। F इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 कितना हो गया है? -1। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? Q नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स, ये -1 मैंने आगे लिख लिया। क्या ये क्लियर है? अब बात को बेटा ध्यान से समझो, मैं DW क्यों लिख रहा हूँ? क्यों मैं एलिमेंट्री पोर्शन लेके टोटल वर्क डन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि ये जो अप्रोच हम लगाते हैं तब लगाते हैं जब फोर्स वेरिएबल हो। यहाँ पर फोर्स किसकी टर्म्स में आएगी? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/x²। अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल है, हेंस फोर्स वेरिएबल है, हेंस हमें वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। -Q नॉट इंटू ई की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख लूँगा, जो वेरिएबल्स हैं उनको इंटीग्रेशन के अंदर रख लूँगा। वेरिएबल मेरे पास x एंड dx हैं, और टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं लिमिट्स, इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स ले लूँगा। शुरू कहाँ से किया है हमने? इन्फिनिटी से, ठीक है। देखो, जो राइट साइड है इसमें x की वैल्यू लिखनी है। x क्या है? इस सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस। शुरू में जब चार्ज इन्फिनिटी पे था तो ये हमारा डिस्टेंस भी इनफाइनाइट ही था, यानी कि x की वैल्यू भी इनफाइनाइट थी जब हमने चार्ज को पकड़ के लाना शुरू किया था। जब चार्ज ए पॉइंट पे आ गया, अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया, जिस पोजीशन को हम कहते हैं VA, मतलब वो पोजीशन यहाँ पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो उस पोजीशन पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? R। x इज इक्वल टू R, ओके। वर्क डन इन्फिनिटी पे मैं मान सकता हूँ, इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा।
अरे भाई जब चार्ज इन्फिनिटी में है तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में आपस में कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, तो इन्फिनिटी पे मैं वर्क डन 0 मान सकता हूँ। और ये वर्क डन मुझे करना पड़ा इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इज दैट ओके? अब इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन होगी डब्ल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं इसको सीधा सॉल्व करके लिख सकता हूँ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ये आ गया माइनस क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर। अगला स्टेप होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह की कमी पड़ेगी और मुझे इस हिस्से की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या आप लोग इसको इंटीग्रेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट वर्क डन? तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वर्क डन अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। यही हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो ये क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाएगा। बट हमने ये कैलकुलेट किया है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज प्लस क्यू नॉट, जबकि हमारे पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आई रिपीट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट चार्ज। यानी कि ये जो चार्ज है ये नहीं मुझे चाहिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से ए तक लाने में वर्क डन। दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, एंड दिस जब मैं क्यू नोट को इधर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास राइट साइड में क्या बचेगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास दोनों कंबाइंड डेफिनेशन बनती हैं। ये पोटेंशियल किसके लिए है? ये पॉइंट चार्ज के लिए है। हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? दिस इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, किसी और कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम अलग अलग डेरिवेशंस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या था? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखें तो वो होता था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। आप याद करो, हमने डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और लिखा था, एक लीनियर वायर के लिए कुछ और, शीट के लिए और, स्फीयर के लिए कुछ और। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आई थी। ठीक वैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। दिस डेरिवेशन इज डन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, अब हमने इसकी डेफिनेशन में क्या कहा है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हमारे पास क्या है? स्केलर है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए? डिफाइन करो। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इट शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, सो इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? बोलो बेटा। अगर हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट्स लिखने हो तो क्या बनेंगे? देखो, मैं एसआई यूनिट्स की बात करूंगा। इसके एसआई यूनिट्स होते हैं 1 वोल्ट। हमने डेफिनेशन क्या दी है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क के यूनिट्स हैं जाउल और चार्ज के यूनिट्स हैं कूलम। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। अगर मुझे डिफाइन करना हो 1 वोल्ट तो मैं क्या कहूँगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट इन अ फील्ड या इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट टू बी 1 वोल्ट, सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work, 1 joule of work has to be done in bringing a unit or in bringing plus 1 coulomb of charge from
infinity to that point without acceleration, to that point without acceleration। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जो 1 वोल्ट है इसके SI यूनिट हैं। अगर आप इसके CGS यूनिट लिखोगे तो वो होते हैं स्टैट कूलम, सॉरी स्टैट वोल्ट। तो स्टैट वोल्ट को कैसे लिखोगे, 1 कूलम की जगह हमारे पास CGS यूनिट्स आ जाएंगे स्टैट कूलम। 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम। और अगर मैं वोल्ट को रिलेट करूं तो ये आ जाता है 1/300 टाइम्स स्टैट कूलम। आप लोग इस रिजल्ट को एज ए होमवर्क ड्राइव करोगे। मैं इसके लिए आपको हिंट दे देता हूँ। आप 1 वोल्ट से शुरू करोगे, 1 वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल की वैल्यू पुट कर दोगे 10⁷ अर्ग। 1 कूलम की वैल्यू पुट कर दोगे 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। लो, गलती से मैंने कर ही दिया, ये आ गया 1/300 अर्ग बाय स्टैट कूलम। अर्ग बाय स्टैट कूलम क्या होता है, 1 स्टैट वोल्ट। ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है? आंसर इज नो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कोई गारंटी नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एक सिंपल सा थंब रूल है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको आप एक सिंपल सी एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था 1/4πε0 Q/R। ठीक है बेटा, ये है तो स्केलर है, बट जब हम इसकी स्केलर की बात करनी है तो मुझे यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है। साइन शुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसे होगा, वाई कंसेप्चुअल क्या लॉजिक है, ये देखो बेटा। ये मेरे पास +Q चार्ज है और मैं एक टेस्ट चार्ज को, जिसको पक्का से मुझे पॉजिटिव ही लेना है, इसको इन्फिनिटी से पकड़ के ला रहा हूँ। जब मैं इसको पकड़ के ला रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन है। मुझे इस रिपल्शन के अगेंस्ट, रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट इसको लाना है, तो मुझे खुद काम करना पड़ेगा। जब मैं काम करूँगा तो मैं इस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मुझे वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। बट इसके अगेंस्ट जब मैं एक नेगेटिव चार्ज को -Q चार्ज के नेगेटिव चार्ज के फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूँ तो मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। इन दोनों में तो अट्रैक्शन होगी, ये तो खुद दौड़ा दौड़ा आएगा। मुझे तो बल्कि उल्टी तरफ पकड़ना पड़ेगा ताकि इसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा ना हो जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव +1 कूलम ऑफ चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन इन द फील्ड ऑफ दिस -Q चार्ज। क्लियर? तो अब मुझे उल्टी डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ेगा, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के फील्ड में वर्क डन नेगेटिव होगा, हैंस पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में वर्क पॉजिटिव होगा, हैंस पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को लिख के देखते हैं कैसे आएगा। जस्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर +Q चार्ज है, मैं इसके पोटेंशियल को लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ये ABCDE ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर मैं कुछ पोटेंशियल की वैल्यू अपने मन से आर्बिट्रेरी वैल्यूज लिख देता हूँ। यहाँ पर 500 वोल्ट, यहाँ पर 400 वोल्ट, 300 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, आपको जो समझाना चाहता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है। ठीक है, और जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज करती है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। ये बात बड़ी क्लियर भी है फ्रॉम दिस रिलेशन V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। जैसे जैसे चार्ज
तो कैमरा बंद हो गया था, मुझे फिर से रिपीट करना है। मुझे पता नहीं कहाँ पे कैमरा कट हुआ था, तो मैं रिपीट करता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एज आर इंक्रीजेज पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड दिस पॉइंट इज क्लियर फ्रॉम दिस फार्मूला आल्सो। फार्मूला क्या लिखा है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। जैसे जैसे R बढ़ेगा V की वैल्यू कम होगी क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। और इन्फिनिटी तक जाते जाते पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, R की वैल्यू इन्फिनिटी और पोटेंशियल की वैल्यू 0। इनफैक्ट 99% केसेस में हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 मानते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 मानते हैं। एक जगह मुझे याद है, इनफैक्ट 2 कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर मुझे पता है कि हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 नहीं लेते या ले नहीं सकते, ठीक है। तो अदरवाइज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0। अब अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, -Q चार्ज लेता हूँ, तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर यही वैल्यू लिख देता हूँ, -500 वोल्ट, -400 वोल्ट, -300 वोल्ट, -200 वोल्ट एंड सो ऑन। अब समझो क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज की इज्जत करनी है, नेगेटिव चार्ज की इज्जत करनी है। टेक केयर ऑफ दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को जब ध्यान में रखोगे तो -500 कम है और -400 ज़्यादा है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज से दूर जाते हुए पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो। पोटेंशियल के फार्मूले में अब यहाँ पर -Q आएगा। इस -Q की वजह से मेरे पास पोटेंशियल में वेरिएशन ऐसे आएगी। ये माइनस साइन जो है वो पोटेंशियल के बिहेवियर को उल्टा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये क्लियर है? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल का वो रेफरेंस, यहाँ पर इन्फिनिटी के अलावा हम पोटेंशियल को 0 मानते हैं। एक तो मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी पे। दूसरा केस, अर्थ के पोटेंशियल को हमेशा 0 माना जाता है। ये हमारी स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज टेकन एज 0। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0। मतलब अर्थ इतनी बड़ी है, इतनी दरियादिल है कि जितना मर्जी चार्ज ले लो, जितना मर्जी चार्ज दे दो, इसके पोटेंशियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे चार्ज लेने में भी कोई वर्क नहीं करना पड़ता, इसको चार्ज देने में भी कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो पोटेंशियल हम हमेशा अर्थ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने शुरू से किया है। तो जब भी हम अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। मान लो कि मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है, अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी जो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल भी वही होगा जो अर्थ का पोटेंशियल होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल के डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी वाला, विच इज mL/T-2। चार्ज के लिए क्या होता है हमारे पास, A/T, करंट इंटू टाइम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो ये बन जाएगा mL/T-3A-1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करेंगे ग्राफिकली। पोटेंशियल का फार्मूला हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R।
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने लिखा था 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर V डिपेंड करता है 1/r पे, यहाँ पर E डिपेंड कर रहा है 1/r स्क्वायर पे। ठीक है, समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूँगा। इफ़ R इज़ लेस देन 1, मान लो 0.25 है, मान लो 0.5 है, मान लो 0.75 है, या एंड में मान लो R की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। कुछ वैल्यूज़ मैं लेकर चलता हूँ, थोड़ी वैल्यूज़ 1 से कम ली है, फिर एग्जैक्टली 1, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा। 1 इज़ में रेफरेंस फॉर मी, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं है। ये सारी वैल्यूज सेम है। इसको मैं के क्यू लिख लूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी के क्यू बाय 0.25। 0.25 मतलब 1/4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। 0.25 कितना हो गया, 1/4 का स्क्वायर हो गया, के क्यू इंटू 16 हो गया। अगले केस में पोटेंशियल ये 0.5 हो गया तो के क्यू इंटू 2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के क्यू इंटू 4। आप लोग चेक कर लेना, ये रहने देते हैं, बहुत हो गया। V यहाँ पे आ जाएगा के क्यू, E आ जाएगा यहाँ पर के क्यू, जब R की वैल्यू 1 है। नोट करो, इस पर्टिकुलर केस में मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड E बिकम्स सेम। उसके बाद देखो ये हो जाएगा पोटेंशियल के क्यू बाय 2, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय 4, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप पोटेंशियल विल बी के क्यू बाय 3 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय 9। अगर हम 1 से ऊपर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, 1 से नीचे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, और 1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है। और इस पॉइंट को हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकली मैं जानबूझ के जो R इज इक्वल टू 1 है उसको अलग से रिप्रेजेंट करूँगा, हाईलाइट करूँगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास होगी 1/4, ये होगी 1/2, सपोज ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ये एग्जैक्टली नॉट ऑन स्केल है, सिर्फ समझने के लिए है। तो इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा थी, 1/4 के लिए मैं ये मानता हूँ ये वैल्यू ज़्यादा थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जबकि अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करूँगा, ये थोड़ी कर्व ना बढ़िया नहीं आई, आई विल रिपीट दिस ग्राफ, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जबकि पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, 1/4 पे पोटेंशियल थोड़ा कम था, तो पोटेंशियल थोड़ा कम था तो यानी कि यहाँ कहीं ये ग्राफ आएगा थोड़ा कम, यानी कि इसी पॉइंट पे थोड़ा नीचे। तो बट 1 पे ये वैल्यू सेम हो गई है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इधर है ब्लैक कलर से E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे एट R इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? अच्छा, काफ़ी सारी केसेस में, सारे तो गारंटी नहीं है, बट काफ़ी सारे केसेस में अक्सर यही रूल होगा कि जो E की पावर है, E की वेरिएशन मान लो 1/r स्क्वायर है, तो V की वेरिएशन 1/r होगी। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, इन मोस्ट ऑफ केसेस। ठीक है, एक जगह पे हमारे पास लॉग वाला रिजल्ट आएगा, उसको भूल जाइए, बाकी लगभग सभी केसेस में ये होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए r⁻n-1। ठीक है, एक्चुअली इससे आपको थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। अभी हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल सेम अप्रोच है। इस बार हमें एक चेंज करना है, इस बार चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से नहीं लेके आना, बल्कि किसी एक पॉइंट, गिवन नोन पॉइंट या गिवन पॉइंट ए से बी पॉइंट तक लेके आना है। एक्चुअली जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है। ग्रेविटेशन में आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था, ग्रेविटेशन में आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ा था,
ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस। तो लगभग वही अप्रोच हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पिछली बार हमने एक पॉइंट पे डिफाइन किया था। जब हम एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं तो हमारा रेफरेंस पक्का से इन्फिनिटी होना चाहिए। अब लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is defined as amount of work done is defined as amount of work done per unit positive test charge in moving charge from one point to another point against electric field without acceleration, against electric field without acceleration। ठीक है, एक्चुअली पिछली बार की डेफिनेशन और इस बार की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। पिछली बार मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखवा दिए थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले भी लिख देते हैं तो इट्स सर्व द पर्पस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले पॉइंट चार्ज का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ा है, पिछली बार 2 पॉइंट्स थे बट उनमें से एक पॉइंट कौन सा था, इन्फिनिटी था। यहाँ पर दोनों पॉइंट्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, जस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। देखिए कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चार्ज को सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस प्लस क्यू सोर्स चार्ज। इस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किया है पैदा, और इस फील्ड के अंदर मैं एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट तक मूव करता हूँ। जो आर बी है वो फाइनल पोजीशन है चार्ज की, और आर ए क्या है, इनिशियल पोजीशन है चार्ज की। और इसे मूव करते समय मुझे जो वर्क डन करना है वही कैलकुलेट करेंगे, बट इस बार फिर से पिछले आर्टिकल की तरह जो मुझे वर्क डन है वो वेरिएबल वर्क डन वाले फार्मूले के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आर चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल है, हैंस जो वर्क डन है वेरिएबल फोर्स वाले मेथड से ही होगा। तो मैं इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल हमने सब कुछ पहले से कर रखा है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर किसी पॉइंट पे चार्ज आ गया प्लस क्यू नॉट। इस चार्ज के ऊपर क्या लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू नॉट इंटू ई। और हम इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक मूव करेंगे थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो इस केस में मुझे कितना वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी कैन गो फॉर दैट। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ वेरिएबल फोर्स फील्ड, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको फार्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम बिल्कुल नहीं लगा रहा। अगर मुझे टोटल वर्क डन करना होगा तो आई विल गो फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं बाहर रख लूँगा। आप लोग बेशक इस डेरिवेशन को पॉज दे के सॉल्व करिए, ठीक है, बिल्कुल पिछली डेरिवेशन है। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ना है, फर्क पड़ना है लिमिट्स में। शुरू किया था आर ए से, ख़त्म किया है आर बी पे, शुरू किया था आर ए से, ख़त्म किया है आर बी पे। तो यहाँ पर होगा वर्क डन एट पॉइंट ए और ये होगा वर्क डन एट पॉइंट बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक यहाँ से दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्क डन डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू माइनस 1/r। ये मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व कर दी है, उसकी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है, ठीक है। आप लोग बड़ी मुश्किल से देख पाओगे।
अगर कुछ कट जाए तो मैं बोल ही रहा हूँ बेटा मैनेज कर लेना। इसके बाद आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वर्क डन, थोड़ा सा इधर लिखना ही पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम बी एट पॉइंट बी माइनस एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दोनों के साथ क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या था मेरे पास, इधर क्या रखना है राइट साइड में, सोर्स चार्ज। पर यूनिट चार्ज जब लिखना है तो वो चार्ज कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं माइनस साइन को एडजस्ट करके इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कुछ गलती हो गई है मेरे से, एक माइनस साइन का पंगा पड़ रहा है, फाइंड आउट। ओ या सारी जगह गलत हो गया है बेटा। यहाँ पर मैंने एक डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन कंसीडर करना था, लास्ट आर्टिकल में हमने ये कंसीडर किया था, इस बार जल्दी के चक्कर में मेरी धज्जियाँ उड़ गई थी। अब ठीक हो गया है। ये मेरे पास आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये है माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये किसके इक्वल आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RA माइनस 1/RB। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हम गए हैं ए से बी तक, ये तो सही आया है। ये माइनस साइन तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया, तो दैट इज़ वाई मुझे पता लग गया ये गलती हुई है। यहाँ पर आएगा आर बी और यहाँ पे आएगा आर ए, क्योंकि ये मुझे याद था कि अगर बी आगे आएगा तो आर बी भी आगे आएगा, जो माइनस के बाद पोटेंशियल आएगा उसी का आर बाद में आएगा, तो ये मुझे याद था, इससे गलती मिल गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। इज दैट ओके? अब हमारे पास जो सिलेबस है उसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन दोनों तरीकों से पूछी जाती है, एक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अब मैं 1 वोल्ट को डिफाइन करूंगा एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सुनो, डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work has to be done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point against electric field of some other charge or charge distribution. I repeat, potential difference between 2 points will be called 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point against the electric field of some other charge or charge distribution. Without explanation.